टीच में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूँ और ये 7th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जल। इससे पिछले चैप्टर में हमने वायु के बारे में पढ़ा था। अब हम इस चैप्टर में 5वें चैप्टर में जल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं इसमें किन किन चीज़ों को बताया गया है। आइए सबसे पहले इसमें एक शब्दावली को पढ़ते हैं। थलशाला। थलशाला ये छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत है। ये एक पौधे रखने का कृत्रिम आहत को थलशाला कहते हैं। आइए अब आते हैं जल की बात करते हैं। जिस तरीके से हमारी पूरी पृथ्वी पे कई सारी गैसेस हैं, ठीक उसी तरीके से हमारी पृथ्वी पर पानी की उपलब्धता भी अत्यधिक है और पानी के कारण ही हमारी पृथ्वी में अत्यधिक पानी है, इसीलिए इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जल का विवरण। जल का विवरण कि कितना महासागर से, कितना बर्फ क्षेत्र से और भूमिगत जल कितना है, झीलों का लवण जल कितना है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। जो पृथ्वी की जो सतह है वो 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। 3/4 जो भाग है वो पूरा का पूरा जल से ढका हुआ है। एक तरीके से 3/4 भाग जो है वो पृथ्वी का पूरा जल से ढका हुआ है। आइए महासागर में 97.3 और बर्फ क्षेत्र में 2.0। भूमिगत जल जो है वो है 00.68 और झीलों का जो लवण जल है वो है 0.009 और नमकीन झीलें जो हैं वो 0.009 और वायुमंडल में कितना है 0.0019 और नदियों में कितना है 0.0001। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जल विवरण है हमारी पृथ्वी का कि जल विवरण हमारी पृथ्वी का दे रखा है। लवणता क्या होता है? ये 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। लवणता का मतलब होता है नमक। ये एक नमक की मात्रा को बताता है। नमक की मात्रा, ठीक है, नमक की मात्रा को लवणता बताता है। ठीक इसके नीचे इज़राइल के मृतक सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। इज़राइल में कितनी होती है? 340 प्रति ग्राम लीटर में होती है। और तैराक इसमें प्लव सकते हैं और क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। और जो जल है वो मनुष्य की, जीव जंतु की, पेड़ पौधों की ज़रूरत है। बिना जल के ना मनुष्य रह सकता है, ना जीव जंतु रह सकते हैं, ना प्राणी जगत रह सकता है, ना पेड़ पौधे रह सकते हैं। इसीलिए जल बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। ये प्राकृतिक संसाधन में भी आता है। इसे हम प्राकृतिक संसाधन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। महासागरीय परिसंरचनाएं। जो महासागरीय परिसंरचनाएं हैं को पढ़ते हैं। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जुदाई सी अनुभूति होती है और पुलिन पर नम बालू या ठंडी पवन या समुद्री पक्षी या वायु में लवणीय गंधक एवं लोह का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल,
एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। जो महासागर होता है या महासागरीय जल जो होता है वो हमेशा गति करता रहता है, चलता रहता है, वो कभी शांत नहीं रहता। जैसे कि किसी झील का पानी शांत रह सकता है, नदी का पानी भी शांत रह सकता है, तालाब का पानी भी शांत रह सकता है, लेकिन जो महासागरीय जल है वो शांत नहीं रहता है। आइए कुछ जान लें। 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है। देखिए, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और महासागर की गतियों को इसी प्रकार की वर्गीकृत कर सकते हैं और इन्हें तरंगे, ज्वार भाट एवं धाराओं में से जाना जाता है, वर्गीकृत किया जाता है महासागरीय गतियों को। तरंगे क्या होती हैं? देखो, महासागरीय में तरंगे उठती हैं, एक लहरें उठती हैं, जो कि महासागरीय की गति को दर्शाता है। महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, इसे तरंग कहते हैं। देखिए, जल का उठना और गिरना, उठना और गिरना, गिरते रहना ही ये कहलाता है, तरंग कहलाता है। आइए थोड़ा सा और जानकारी लें। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। समुद्र की सतह पर जब पवन बहती है यानी हवा बहती है तो क्या होता है? तरंगे बहती हैं। ये पानी है, इस पर हवा लगेगी तो ये ऐसे ऐसे पानी होगा। ठीक है, इस तरीके से ये दर्शाई लहर कहलाती है। या फिर तूफान का आ जाना, आइए थोड़ा पढ़ते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के निचले भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। देखो, भूकंप के कारण और ज्वालामुखी के कारण, इनके कारण जो जल है वो बहुत ज़्यादा विस्थापित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं। और इससे क्या होता है? ज्वार तरंग उठती है और इसी को ही सुनामी कहते हैं। और जो ये तरंगे उठती हैं इसी को ही सुनामी कहा जाता है। जो सुनामी शब्द है ये जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये 2004 में 26 दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में सुनामी तरंगे और पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था, यानी सुनामी आई थी पृथ्वी में या नदी में। सुनामी या महासागर, हिंद महासागर में ये सुनामी आई थी जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था। ये तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश, देखिए ये तमिलनाडु का तट है, वहाँ पर विनाश कितना हुआ सुनामी से वो दर्शाया गया। ज्वार भाट, आइए ज्वार भाट क्या होता है ज़रा उसको समझते हैं। दिन में 2 बार नियम से सागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाट कहलाता है। दिन में 2 बार, 2 टाइम्स सागरीय जल जो होते हैं, सागर का जल जो होता है उसका गिरना और उठना ज्वार भाट कहलाता है। गिरना उठना ज्वार भाट कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। दोबारा पढ़ रहा हूँ। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर यानी अत्यधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है और जल का जो बड़ा हिस्सा है वो डूब जाता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। पीछे जाने को भाटा कहते हैं, ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं, ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं, जिससे डूब जाता है हिस्सा। लघु ज्वार भाट, लघु ज्वार भाट के बीच में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये लोकेशन होती है लघु ज्वार भाट की। ठीक है, और
वृत्त ज्वार भाट में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी इन दोनों के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिसे हम वृत्त ज्वार भाट कहते हैं। और जो लघु ज्वार भाट है, लघु ज्वार भाट और वृत्त ज्वार भाट है, इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। इसमें भी सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा यानी पृथ्वी का बीच में आ जाना। ऊपर वाले वृत्त में दिखाया गया है सूर्य और पृथ्वी दोनों के बीच चंद्रमा आ जाता है, और इसमें क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे के आमने सामने होता है और पृथ्वी के साइड में चंद्रमा आ जाता है। महासागरीय धाराएं, देखिए महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय स्तर पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराओं का मतलब जल की धारा। महासागरीय धारा गर्म और ठंडी हो सकती हैं। जो महासागर की जो धाराएं होती हैं वो ठंडी और गर्म भी हो सकती हैं। सामान्यतः महासागरीय धाराएं जो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। भूमध्य रेखा जो होती है उसके नज़दीक में उत्पन्न होती है। ठीक है। और ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या अक्षांशों को प्रभावित करती है, जिसे लेब्राडोर यानी महासागरीय धारा शांति जलधारा होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा होती है। जो ये गर्मी होती है, ये ठंडी होती है, और एक गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा होती है। ये वाली जो धारा है वो गर्म धारा होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं और वह कुहारे वाला मौसम बनता है। कोहरा जो होता नहीं है, ठंड के समय में दिखता नहीं है, हमें ओस गिरने लगती है। ठीक है। इसी के फलस्वरूप नौ संचलन में बाधा उत्पन्न होती है, यानी नाव जो होती है, नाव चलाने में इसमें दिक्कतें होती हैं। इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स, धन्यवाद।